इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। प्रोसेसर के अंदर ऑक्टा कोर, क्वाड कोर और इसी तरीका का डुअल कोर होता है। ये सब कैसे काम करता है और ये क्या होता है। और प्रोसेसर्स को बहुत बार कोर i7, कोर i9, कोर i5 और इसके जनरेशन्स में बांट दिए जाते हैं। ये सब क्या होता है और साथ ही साथ थ्रेडिंग कर देने से कंप्यूटर का प्रोसेसर या फिर मोबाइल का प्रोसेसर कैसे आगे बढ़ जाता है, फास्ट काम कैसे करने लगता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग अभी सुन रहे होंगे आजकल के प्रोसेसर में 7nm टेक्नोलॉजी आने लगा है। ये एनएम टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी कंप्यूटर को, कोई भी सिस्टम को हम लोग डेस्क के ऊपर रखते हैं तो इसीलिए हम लोग उसको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग कंप्यूटर, सिंपली पीसी कहते हैं। और गोद में रखने वाले कंप्यूटर को लैपटॉप कहते हैं। यहाँ पर जो भी सिस्टम रहता है, प्रोसेसर वगैरह रहता है, सीपीयू, वो इसके पीछे साइड में लगा रहता है, बड़ा ही छोटा करके। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर जब हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो ये इस यहाँ पर रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज में आपको देखने के लिए मिल सकता है एज कंपेयर इन लैपटॉप। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सीपीयू का क्या काम रहता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट वर्क रहता है कंप्यूटर से जुड़ा, वो सब इसी में होता है। जैसे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मेमोरी वाला काम, कोई भी लॉजिकल यूनिट, ये सारा काम यहाँ पर आपका ये मदरबोर्ड या फिर कहें आप सीपीयू ही करता है। आखिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा सीपीयू इतने छोटे करके इस लैपटॉप में रख दिया जाता है। काम तो खैर वही करता है जो कि ये बड़ा वाला सीपीयू करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर रहता है वो इसको छोटा करके लैपटॉप में लगा दिया जाता है। तो यह सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोसेसर रहता है, ये प्रोसेस करने का काम करता है। ये प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 × 3 यानी 2 × 3 यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, तो आप बोलिएगा फट से अपना जवाब। और साथ ही साथ मैं आपसे पूछूं 4 × 5 कितना होता है, तो आप फिर भी बता दीजिएगा। और जब मैं पूछूं आपसे 50 × 80 कितना होता है, और धीरे धीरे जब मैं इस नंबर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूं तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, जो ये दिखाता है कि हम लोगों को प्रोसेस करने में, डेटा को प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और ये जो समय डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसी को प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, तो आप जो भी कर रहे हैं पेन कॉपी लेकर या फिर कैसे भी, जब मैं आपको छोटा छोटा बोलूंगा तो आपका दिमाग सिंपली माइंड से ही प्रोसेस कर देगा। लेकिन जब मैं बड़ा बड़ा नंबर पूछूंगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, पेन कॉपी का यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप पेन कॉपी का यूज करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, उसे ही प्रोसेसिंग का कहा जाता है। उस टाइम को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर हमारा करता है उसे एएलयू कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। और तो और कंप्यूटर में बहुत सारी चीज याद करने वाले भी होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरा कौन थे, या फिर नरेंद्र मोदी से पहले कौन प्रधानमंत्री थे और उससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि बताइए पीवी नरसिम्हा राव के पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, और इसी तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी यूनिट वाला मैं यदि आपसे सवाल पूछूं तो ये आप जवाब शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसे हम लोग मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये काम मेमोरी यूनिट का होता है। और कंट्रोल यूनिट का काम होता है सारे डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेट करना, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, एक साथ सभी का संचालन करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे इस मदरबोर्ड से ही हम लोग प्रिंटर जोड़ देंगे, स्कैनर जोड़ देंगे और
अलग-अलग डिवाइसेस को जोड़ देंगे, फैक्स को जोड़ देंगे, इसमें ब्लूटूथ लगा देंगे और साथ ही साथ इसमें एयरपॉड लगा देंगे, तो हेडफ़ोन लगा देंगे। इन सारे डिवाइसेस को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस मदरबोर्ड से, तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सारे डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करना ही कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ये सारा काम हमारा नन अदर देन सीपीयू ही करता है। सीपीयू में ऐसा क्या रहता है कि ये सारे कामों को इतने पीसफुली और इतने अच्छे से कैसे परफॉर्म कर देता है? ये सब कमाल रहता है हमारा प्रोसेसर का। प्रोसेसर के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि ये कोर क्या होता है? कोर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्रोसेसर का। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग कोर को समझ लेते हैं। कोर मतलब होता है डुअल कोर, ऑक्टा कोर, मल्टी कोर और क्वाड कोर। ये सब कोर मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी भी प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा पार्ट में ब्रेक कर देते, ये यहाँ से इतना दूर तक एक पर्टिकुलर आपका प्रोसेसर है। जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स ब्रेक कर देते हैं, तो हर एक टुकड़ा कोर कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे ये हम लोगों का एक प्रोसेसर है, जैसे ये प्रोसेसर जो रहता है, ये बिस्किट के आकार का रहता है, बहुत ही छोटा-छोटा टुकड़ा में होता है प्रोसेसर। आप अपने मदरबोर्ड को खोल करके सिंपली, यदि सीपीयू घर में पुराना होगा तो आप वहाँ देख सकते हैं, एक बिस्किट के आकार का रहता है और उसके अंदर बहुत ही पार्ट में टूटे हुए कोर होते हैं और हर एक टुकड़ा को कोर कहा जाता है। यदि टुकड़ा 2 हो तो उसको डुअल कोर कहा जाता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ये डुअल कोर है, और यदि टुकड़ा बहुत ज़्यादा हो, जैसे 3, 6, 9, 8 से ज़्यादा हो, तो इसको मल्टीपल कोर कहा जाता है। यानी कि कितना बार नाम दिया जाएगा, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, और जब ज़्यादा होने लगता है तो हम लोग उसको मल्टी कोर कहते हैं, और जब 4 टुकड़ा में बढ़ता है तो क्वाड कोर कहते हैं, और 8 टुकड़ा में बढ़ता है तो ऑक्टा कोर कहते हैं, 2 टुकड़ा में बढ़ता है तो डुअल कोर कहते हैं, और ज़्यादा टुकड़ा में बढ़ जाता है तो मल्टी कोर कहते हैं। याद रखिए, जितना ज़्यादा टुकड़ा में ये प्रोसेसर आपका बढ़ता है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड, इसका काम करने का क्षमता और उतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, यदि एक टुकड़ा में बटा रहता है तो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में ही इसका सारा एनर्जी खर्चा हो जाता है। लेकिन यदि ये मल्टीपल कोर में बटा रहेगा, तो जैसे ये डेटा को संभालेगा, ये गाना सुनने में मदद करेगा, ये व्हाट्सएप चलाने में मदद करेगा, ये पबजी खेलने में मदद करेगा, ये चैटिंग करने में मदद करेगा मैसेज में, ये कॉल करने में मदद करेगा, तो ये वेदर देखने में मदद करेगा। तो अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करने में एक साथ ही साथ ये ऑक्टा कोर मदद करता है या फिर मल्टीपल कोर मदद करता है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोसेसर जितना ज़्यादा कोर में बटा होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। और तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसर रहते हैं, इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। इसको बहुत ही बारीकी से तैयार किए जाते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जितने बारीकी से तैयार किए जाते हैं, उसका उतना ही बारीक काम रहता है। हल्का-सा भी मिस्टेक पूरे प्रोसेसर को बर्बाद कर सकता है। बर्बाद ही नहीं कर सकता है, बल्कि उस पूरे जनरेशन को ही खराब कर सकता है। तो इसीलिए प्रोसेसर को बनाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है और बहुत ही पेशेंस भरा काम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई इंटीग्रेटेड इमेज नहीं है, ये कोई बना-बनाया इमेज नहीं है, ये एक रियल इमेज है प्रोसेसर का। आप देख सकते हैं, इस एक-एक प्रोसेसर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और जितना ज़्यादा कोर में ये बटा रहता है, उतना ही इसे हम लोग फास्ट कोई भी प्रोसेसर वर्क करेगा। तो आपको उम्मीद है ये कोर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। एक बहुत ही हम लोग सुनते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत समय पहले प्रोसेसर के बीच में जो दूरियां रहती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब इसके बीच में जो ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ। बहुत समय पहले जब सॉफ्टवेयर वगैरह, प्रोसेसर वगैरह बनते थे, तो उसके बीच में ट्रांजिस्टर, यहाँ पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा हज़ार-हज़ार नैनोमीटर तक हुआ करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, एक इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में 2 ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी दिखाई गई है, जो कि आपका 843 नैनोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता था। और इस इतने दूरी होने के कारण जो प्रोसेसर रहते थे, वो काफ़ी बड़े-बड़े बनते थे। यानी कि छोटे-छोटे
नहीं बन पाते थे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दूरी रहेगा प्रोसेसर उतना बड़ा बनेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये 2 ट्रांजिस्टर्स के बीच में दूरी बहुत कम किया जा रहा है। दूरी कम करने से हो रहा है ये कि प्रोसेसर छोटे बन रहे हैं और जितना छोटा बन रहा है उसको उतना ही छोटा मतलब फिगर में अलग-अलग पार्टिकल्स में उसको बाँट सकते हैं। यानी कि और अधिक कोर में उसको बाँटा जा सकता है और जितना ज़्यादा कोर में बाँटा जाएगा, वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा फ़ास्ट काम करेगा। और किसी भी चीज़ को छोटा करने का लगातार सिलसिला जारी रखा जा रहा है क्योंकि छोटा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप छोटा कीजिएगा उसको उतना आसानी से कहीं भी फिट किया जा सकता है। अभी सबसे ज़्यादा मतलब छोटा किया जाने का रफ़्तार 7 नैनोमीटर माना जा रहा है। अभी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 7 एनएम टेक्नोलॉजी। इसे ही नैनोमीटर या एनएम टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें 7 एनएम टेक्नोलॉजी में 2 ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी 7 नैनोमीटर कर दी गई है, जिसका यूज़ करके सॉफ्टवेयर्स को, प्रोसेसर्स को और ज़्यादा छोटा किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोर में बाँटा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कोर में बँटा होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ास्ट काम कर सके। एक आता है टेक्नोलॉजी। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें प्रोसेसर को कोर्स में ना बाँटकर उसमें डॉटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। डॉटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाना मतलब जब इसमें मल्टीपल टास्क आते हैं, तो ये मल्टीपल कोर में जैसे बिहेव करने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यदि 2 काम मैं इसको सौंप देता हूँ, जैसे चैटिंग करना और यूट्यूब पर वीडियो देखना। ये 2 काम यदि मैं इसको सौंप दूँगा, तो ये डुअल कोर के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। हालाँकि ये एक ही कोर रहता है, एक सिंगल पीसी रहता है। लेकिन जब इसके पास मल्टीपल कोर्स आ जाते हैं, मल्टीपल टास्क आ जाते हैं, तो ये मल्टीपल कोर्स में बँट जाता मतलब बँट नहीं जाता, उसके जैसा बिहेव करता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट काम करता है। इसको ही थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका यूज़ करके सॉफ्टवेयर को काफ़ी स्पीड किया जा रहा है, ताकि सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग टाइम बिना कोर में बाँटे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और साथ ही साथ इसे ही थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी प्लस थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्लस कोड डिवीजन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो प्रोसेसर बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। यानी जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर लें, ये मोबाइल लें या फिर लैपटॉप लें, तो आप ये ज़रूर एंश्योर कर लें कि आपका जो प्रोसेसर है, चाहे वो मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर में बँटा हो, 7 एनएम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता हो और थ्रेडिंग वाला सॉफ्टवेयर हो, थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर हो, तभी आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा ऊँचा दर्जा का होगा। तो आपको आज के ये वीडियो में तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रोसेसर का चुनाव कैसे करते हैं, प्रोसेसर को कैसे समझा जाता है। अब चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आता है i7, i9, i5 ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे यूट्यूब के सबसे पहले वीडियो को जाकर देखिए। वहाँ पर आपको ना ही वॉइस क्वालिटी और ना ही मतलब और ना ही कोई और क्वालिटी आपको अच्छा-सा देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन धीरे-धीरे आप देखिएगा हमारे वीडियोज़ को हमने इम्प्रूव किया है। हर एक वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया है और कंपनीज़ भी ऐसा ही करती है। आज सॉफ्टवेयर बनाने का काम यानी सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब ये है प्रोसेसर बनाने का काम पूरे वर्ल्ड में 2 मेजर कंपनी करती है, इंटेल और एएमडी। मोबाइल के लिए क्वेलकम और मीडियाटेक, हेलियो मीडियाटेक्स ये 2 कंपनीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर या कहीं प्रोसेसर बनाने का काम करती है। तो ये शुरुआत में जो प्रोसेसर्स बनाती है उसमें बहुत सारे कमी रहते हैं। जैसे हमने जब शुरुआत में वीडियो बनाया तो ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारे कमी थे। वॉइस इश्यू था, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं था, तो नॉइज़ था, बहुत तरीक़ा के उसमें आपको प्रॉब्लम दिख सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमने इम्प्रूव किया। साथ ही साथ कंपनी भी लगातार हर एक प्रोडक्ट में इम्प्रूव अपने आप को करना चाहती है। यानी कि i7 यदि उसने लॉन्च कर दिया है, तो जो भी इसमें कमी आया है, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसके बीच की दूरी बहुत कम थी, कोड डिवीज़न कम था, लैग बहुत ज़्यादा करता था और तरह तरीक़ा के यदि प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये i7 में उन सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी। ये कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक अपग्रेड में जब कभी भी अपडेट लाया जाए, तो उस हर एक अपडेट में पिछले सारे कमजोरियों को दूर किया जाए। सेम यही चीज़ i5 में ही है। अब यहाँ पर आप
समझ लीजिए कि इतना बड़ा बदलाव i5 से i7 से i9, ये ऑड नंबर में चलाती है। i3 से i5, i7, i9 ये ऑड नंबर में चलाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर साल साल मतलब इन सारी चीजों को ये चेंज करती है कि चलो आज यदि i9 लॉन्च किए हैं तो अगला साल बाद हम लोग i11 लॉन्च करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी कंपनी को 5 साल, 7 साल, 8 साल तक का समय लग जाता है दो कोर को लॉन्च करने में। i5 यदि लॉन्च कर दे तो गारंटी नहीं है कि अगला साल ही लॉन्च किया जा सकता है, 5 साल बाद भी, 8 साल बाद भी लॉन्च किया जा सकता है। ये उनकी R&D पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी में कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि अब इन सारी चीजों को रिसर्च करके कमियों को दूर किया जाता है तो काफी ज्यादा समय लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जनरेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा कमी को दूर किया जाता है। जैसे एक साल में किसी कमी को टारगेट किया जाता है और उस कमी को अगला साल में ही दूर कर दिया जाता है। तो ये साल बाई साल जो कमी को दूर किया जा रहा है इसे ही जनरेशन कहा जाता है। जैसे 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 7th जनरेशन, 5th जनरेशन, ये जनरेशन बाई जनरेशन जो कमियों को दूर किया जाता है उसे ही कहते हैं जनरेशन। तो आपको ये बेसिक सा टर्मिनोलॉजी, थ्रेडिंग क्या होता है, कोर क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, i7 i5 क्या होता है और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको शायद में समझ में अच्छा से आया होगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, अब समझना, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन आ जाती है कि इंटरफेस क्या होता है। जो मदरबोर्ड रहता है वो किस तरीका से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन का यूज करके किस तरीके से मदरबोर्ड का निर्माण करती है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिंपली हार्डवेयर आप ऐसे समझ सकते हैं जो हार्ड होते हैं, जो आप चीजों को छू सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, हमारा सीपीयू हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, एसडी कार्ड हो गया, हमारा आईपॉड हो गया, फैक्स मशीन या जेरोक्स मशीन हो गया, सीपीयू का मदरबोर्ड हो गया, चार्जर हो गया, और आपका हेडफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वाईफाई हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया, हमारा रैम हो गया, माउस हो गया, कार्ड रीडर हो गया, ये सब, ये मदरबोर्ड, ईयरफोन, सीडी, डीवीडी, ये जितना भी चीज है ये सब हम लोग छू सकते हैं। कीबोर्ड वगैरह सब हम लोग छू सकते हैं। और ये जो हम लोग छू पा रहे हैं इसे ही हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल सा चीज है। क्या अभी जो हमारे वीडियो को चल रही है, हमारे वीडियो में जो भी चल रही है, क्या आप उसको छू सकते हैं? हम मेरे आवाज को छू सकते हैं, या आप जो टाइप कर रहे हैं, या आप अपने एक्सेल में काम कर रहे हैं, या वर्ड पैड में काम करें, सॉफ्टवेयर में काम करें, कहीं भी मतलब एप्लीकेशन में आप काम करें, क्या आप उन सारी चीजों को छू पा रहे हैं? नहीं, नहीं छू पा रहे। आप कमांड दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस इसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर जो इंटरनल इनपुट देता है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो होता है वो सिंपली क्या करता है, चीजों को आप विजिबल करता है, आप चीजों को देख सकते हो, उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो इतना ही बेसिक डिफरेंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। बहुत लोगों को डिफरेंस ये भी समझ नहीं आता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इनपुट डिवाइस मतलब जैसे आप कोई भी डिवाइस का यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते तो इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होता है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो रिजल्ट हाथ में आया उसको देखने के लिए जिस सिस्टम का यूज कर, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए माउस और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इन सारी चीजों का यूज करके आप कंप्यूटर को अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जो हमारा मॉनिटर है वो आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को शो करता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ये सारी चीजों को तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जितना भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस रहता है वो कंप्यूटर में
ये सीपीयू में एक पार्ट होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। ये सारे जो भी पार्ट रहता है, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, फिर चाहे वो हार्डवेयर हो, वो सब कनेक्टेड रहता है सीपीयू में उपस्थित एक पार्ट से जिसको कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब होता है माँ। माँ एक ऐसा पर्सन होती है जो कि सारे लोगों के बीच में रिलेशन बना करके रखती है। सेम यही सीपीयू में भी मदरबोर्ड होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन पकड़ बना करके रखता है, उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। और जो पकड़ बना करके रखता है उसको इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पर जो भी यूएसबी से पोर्ट रहता है, जो भी मतलब जैक प्लग करने वाला, चार्जर प्लग करने वाला जो भी सिस्टम रहता है वो सब इंटरफेस कहलाता है, जो कि मदरबोर्ड को जोड़ने का काम करता है। यानी मदरबोर्ड को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से जोड़ने का काम जो करता है उसको इंटरफेस कहते हैं। बस यही इंटरफेस क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को मदरबोर्ड से जोड़े रखने में मदद करता है, और इस तरीका से हमारा पूरा सिस्टम कुछ वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, डुअल कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर क्या होता है, ये कोर ही क्या होता है, और जनरेशन क्या होता है, i7 i8 i9 etc, ये सारी चीजों को मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई होगी। यदि ऐसा है, make sure that you have to subscribe our channel so that whenever I will upload videos on my channel you can get the notification of all the video and content whatever I am going to upload on my channel। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि you have to become the member of our channel so that you can get notification of my video and any post, because I used to upload so many posts that are so useful for you in order to get the knowledge and gather information from my channel। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और इसी तरीके के नॉलेजेबल करियर बनाने वाले, नॉलेज बिल्ड करने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल।